ओके। अच्छा, ये पिक्चर देख के आपको क्या समझ आ रही है, उसने क्यों ऐसे किया है? कि उसका एक हाथ ब्लीड कर रहा था, वो आया है, उसे पसंद नहीं आ रहा था, एक उसने दूसरा भी काट दिया कि दोनों से ब्लीडिंग हो। अब वो दोनों इक्वल हो गए, सिमेट्रिकल हो गए। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिमेट्री। अलीना, आप आपको मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी इस लेक्चर के एंड पे। आपने कहा है कि ऑर्डर एंड सिमेट्री इज अ मस्ट इन एवरी सिचुएशन, लेकिन ये हर बंदे के लिए मस्ट नहीं होती, ये कुछ गिने चुने लोग होते हैं उनके लिए मस्ट होती है। अच्छा ठीक है, एक बात है कि उसने चलो ओसीडी का पेशेंट कहा है, उसने गुस्से में आके काट दिया है। ओके अलीना, इन ओसीडी पेशेंट, गुड। बच्चों, ओसीडी टॉपिक का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये आप लोगों के पास लिंक आ गया ना? आप लोग तो ऐसे अनाउंसमेंट ग्रुप में मैसेज कर नहीं सकते, अनाउंसमेंट ग्रुप में लिंक शेयर हो गया? बच्चों, अनाउंसमेंट ग्रुप में लिंक शेयर हो गया? चलें ठीक है। अच्छा, इसमें हुआ क्या है कि देखें, इस पेशेंट, ये बंदा था, उसका हाथ कटा हुआ था, वो कह रहा था मुझे पता है तुम्हें ओसीडी है, ठीक है, और तुम्हें पसंद नहीं आएगा कि तुम्हारे हाथों के ऊपर खून लग जाए, ब्लड लग जाए। क्यों? क्योंकि जो ओसीडी वाले होते हैं उनको बड़ा होता है कि हम साफ सुथरा रहना है, उनको सफाई के साथ जो है ना वो बहुत ज्यादा अटैच होते हैं कि सब साफ रहना है हमने, ठीक है। तो उसने कहा है कि देखो, अगर कोई बात नहीं, लेकिन मेरी हेल्प कर दो, हाथ गंदे होते हैं, हो जाए। और वो आया उसने क्या किया, उसने उसका दूसरा हाथ भी काट दिया। क्यों? क्योंकि उसे अजीब लग रहा था एक कटा हुआ है, उसको सिमेट्री चाहिए, उसको दोनों एक जैसे चाहिए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इस पेशेंट को है, वो चाहता है कि हर चीज सिमेट्री में हो। ऐसे लोगों को ये होता है, आप लोग कभी वीडियोस देखना, लोग अपनी शेयर करते हैं कि जिन लोगों को ये मसला होता है, मैं मेरी क्लास वालों में एक लड़की को था, तो आई हैव सीन इट, कि इन लोगों को ये होता है कि जो काम भी हो रहा है, जैसे कि अगर उनको किसी एक साइड पे चोट लगे ना, बॉडी बॉडी के खुद भी, उनके राइट साइड पे कुछ चीज ने टच किया है, तो वो अपने लेफ्ट साइड भी करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी मारेंगे खुद, ताकि उनको दोनों इस तरफ से इक्वल फील हो, ठीक है। और दूसरा उनको ये होता है कि जो भी चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से रखना, सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, ठीक है। अभी हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें, इसमें क्या होगा है? सिर्फ जो एक टाइल है वहां पे ग्राउंड के ऊपर, वो मिसप्लेस हुई है, अपनी जगह पे नहीं है, ऐसे ही है। ये देखिए यहाँ पे, ये वाली, ये यहाँ होनी थी, वो यहाँ पे है, इधर अपनी जगह पे नहीं है। और वो बंदा क्या कह रहा है जिसको ओसीडी है, कि लोग चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं शायद। मतलब उसे इतना गुस्सा आ गया कि एक टाइल अपनी जगह पे क्यों नहीं है, और उसका बस नहीं चल रहा कि वो इसको भी सेट कर दे। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, हम लोगों को भी आदत होती है कुछ चीजों में, जैसे हम लोग अपना रोल नंबर एग्जाम में लिखते हैं तो हम बार बार चेक करते रहते हैं हमने ठीक लिखा है। हम लोग अपनी अटेंडेंस लगा भी दें, हम लोग बार बार देखते हैं हमने अपनी अटेंडेंस लगा ली है, कंफर्म करते हैं चीजों की। ये थोड़ा नॉर्मल लोगों में भी होता है, लेकिन जब वो बहुत एक्सट्रीम का हो, तो उसे भी हम ओसीडी, वो ओसीडी में हो जाता है, ठीक है। तो ओसीडी में क्या लिखा हुआ है, हैज नो ऑफ स्विच। इन लोगों का कोई बंद करने वाला बटन नहीं होता। अगर वो एक बटन होता कि वो उसको बार बार चेक करते कि वो बंद हुआ है या नहीं हुआ। जैसे ये लोग अक्सर लाइट ऑफ करेंगे तो वो कहेंगे कि, हालांकि उनको पता भी है कि लाइट ऑफ है, हम लाइट ऑफ करके आए हैं, एक काम करके आए हैं, दरवाजा बंद करके आए हैं, लेकिन उनको यही होगा कि हमने दरवाजा बंद किया है या नहीं किया, वो दोबारा आके चेक करेंगे। और कुछ लोगों को सफाई का होता है, वो अपने हाथ धोते रहते हैं, साफ होते हैं, दोबारा धोना, साफ होना है फिर धोना, ठीक है। मेरे हॉस्टल में भी एक लड़की थी, वो रोज हर वक्त नहाती थी, पूरी पूरी रात नहाती रहती थी। आई डोंट नो अब उन्हें ओसीडी था या नहीं था, मेरी सीनियर थी, लेकिन वो बहुत नहाती थी। आई जस्ट क्लिक के शायद उनको भी हो। इसमें देखें, किसी ने काटा है इसको, लेकिन एक साइड पे ज्यादा है, दूसरी साइड पे कम है। अगर ये आप किसी ऐसे बंदे को दे दो जिसको ओसीडी है, तो उसका तो दिमाग वहीं पे घूम जाएगा।
ये क्या कह रहा है? जिन लोगों को ये मसला लग रहा है दे कैन डिस्कस एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ये कह रहा है कि मैंने ना घर में मीटिंग रखनी है कि जो ओसीडी के पेशेंट है उनको मैं घर में बुलाऊंगा, क्योंकि उनमें से किसी एक को जरूर मसला होगा, मेरा गंदा घर देखकर वो उसको साफ कर देंगे। और ये होता है। तो हमने पढ़ना है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हो क्या रहा है कि इसमें ऑब्सेसिव थॉट्स होंगे, ठीक है, ऑब्सेशंस हो रही हैं उसको। जैसे हम लोग ये वैसे वर्ड आमतौर पे ऐसे भी यूज कर देते हैं, ही इज ऑब्सेस्ड विद दिस थिंग या दिस बुक, दिस प्लेस। कुछ लोगों को होता है ना, या कोई लोग किसी बंदे से भी ऑब्सेस्ड होते हैं कि उनको बस एक चीज चाहिए होती है, चाहे उनको वो पसंद हो या ना हो, लेकिन एक ऑब्सेशन बन जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं विच आर रिकरेंट, अनवांटेड एंड यूजुअली एंजाइटी प्रोवोकिंग। उनको गुस्सा आ रहा होता है, वो कुछ देखेंगे ना इरेगुलर सा, कुछ अजीब सा, तो उनको गुस्सा आएगा, उनको एंजाइटी होगी, ठीक है। और दूसरा उनके साथ क्या होगा, एक तो ऑब्सेसिव थॉट्स होंगे और कंपल्शंस होंगी। एक तो उनको थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, दूसरा वो कंपल्शन होंगी, वो करेंगे भी, ठीक है, अपनी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए। जैसे ये अब मेरे अंदर तो मुझे ये होता है कि जब मुझे कभी एंजाइटी हो रही है, मैं अपना कमरा जो घर जो है वो पूरा साफ कर देती हूँ, टेंशन नहीं, पता नहीं कि वो कभी कभी होता है, लेकिन मैं ओसीडी का शिकार नहीं हूँ। लेकिन यूजुअली ये होता है कि जब आपको, मुझे जब एंजाइटी होती है ना, तब मैं जरा ये साफ सफाई वाला काम होता शुरू कर देती हूँ। हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि इनको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होती है, और फिर इनको कंपल्शन होती है कि यार ये बुक, अगर वो लोग कोई भी जिंदगी का कोई भी जरूरी काम कर रहे होंगे, अगर उन्हें कोई चीज नजर आ गई हो उल्टी सीधी हुई है, उसको आगे पहले सीधा करेंगे, फिर वो अपना दूसरा काम करेंगे। आप लोगों को मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये कैसे पता चलेगा किसी को ओसीडी है। ये आप लोग जाके लोगों को देखें जिनको है, वाकई में है, फिर आप लोग कहोगे कि यार नहीं यार मुझे नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं बता रही हूँ नॉर्मल भी कुछ हमारे अंदर ये चीजें हैं, लेकिन वो लोग दे आर लाइक एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। आप खुद सोचे, उनकी जिनको बेचारे परेशान होते हैं, उनको अटैक्स में आती है ये, और फिर कुछ ठीक भी हो जाते हैं दरमियान में, और जब वो बेचारे ठीक होते हैं ना, और वो इसी चीज में रहते हैं कि हमें दोबारा इसका अटैक ना आ गए। मेरी फ्रेंड जो थी वो, उसने प्रॉपर एक पूरे रूम के ऊपर अपना एक चार्ट बनाया था, उसके ऊपर वो डेज थे, और उसने इतना प्रॉपर एक एक चीज लगाई हुई थी 1 2 3 4 लिख के सारी, और वो टिक करती थी कि इन दिनों में मुझे ओसीडी नहीं हुई, अब मुझे हो सकती है। और इतना उसके मतलब वॉल देख के पता लगता था कि ये किसी ओसीडी वाले बंदे का काम है। साफ सुथरा कमरा, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड। और इसका ठीक है, हम आप लोग कह रहे हो अच्छा ऐसे होता है कि जैसे चलना भी है तो बिल्कुल सिमेट्रिकल चलना है, डिफरेंट डिफरेंट जो है ना ऑब्सेशंस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपल्शंस होती हैं। अच्छा कुछ लोग जैसे पढ़ने बैठते हैं, उनको होता है कि हमने सारी चीजें, हमारे पास हाइलाइटर्स, पेन और सारा कुछ, कॉफी और बुक्स और हर चीज जो है वो 100% होगी, उसके बाद हमने बैठ के पढ़ना है। और ये कुछ मतलब नॉर्मल भी हमारे अंदर ये हैबिट्स हैं, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसा पेशेंट जो होगा, आप जाके देखेंगे वीडियोस, आपको आइडिया होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रिपीटेड हैंड वॉशिंग करना, कि मेरे हाथ गंदे हैं, उसको धोते रहो धोते रहो धोते रहो। ओसीडी टॉपिक है बच्चों। अच्छा दूसरा क्या होगा कि अदर डिसऑर्डर्स की तरह ये मेन और वुमेन दोनों में होता है। वैसे तो हम लोग देख ही रहे थे ना, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं ज्यादा औरतों में होते हैं, लेकिन ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में है ओसीडी जो है। अब इसकी डीडी क्या आ जाएगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर, ये सारे इसी डीडीज में आएंगे, क्योंकि इसके अंदर देखो, एक बंदा जो है जब उसने ये सारे काम करने हैं, ठीक है, वो एंजाइटी उसे होगी, इसको कोई चीज नजर आएगी तो एंजाइटी तो होगी उसे, और अगर वो नहीं कर पा रहा ठीक, तो उससे डिप्रेस हो जाएगा, उसको कंपल्शन हो रही है फॉर एग्जाम्पल, और वो कुछ काम करना चाह रहा है, ड्यू टू सम रीजन वो नहीं कर पा रहा, वो डिप्रेस होगा। और बाइपोलर ये कि कभी खुश हो जाएगा, कभी उदास हो जाएगा, तो ये सारे इसके डीडीज में आएंगे। क्यों, लेकिन आप इसको कैसे करोगे आइडेंटिफाई कि वो बंदा कोई एक काम रिपीटेडली कर रहा होगा। जैसे आपके सिनेरियोज आए हुए यूट्यूब में कि एक टीचर है, वो बच्चों की अटेंडेंस मार्क कर चुकी है, लेकिन वो दोबारा दोबारा देखती रहती है कि बच्चों की अटेंडेंस मार्क हुई है या नहीं हुई, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि आपका एक सिनेरियो आया कि इसमें वो कहता है कि वो जो बच्चा है वो जा जाके बार बार हाथ धो रहा है, उसको लगता है मेरे हाथ गंदे हैं, रिपीटेड एक्शंस होंगे इसके अंदर। अब मैनेजमेंट कैसे करनी है आपने,
सारी वही चीजें हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे आपने ओसीडी को लिखा है कि सम डिग्री तक जो है ना एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स है ना उनको ये रिस्पॉन्स कर जाता है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके यूक्यूज भी आए हुए हैं, और ये इतना सही है जितना हमने कर लिया, लेकिन ये आप उसको अंडरस्टैंड अच्छे से कर लें, ठीक है। और इसकी बाकी ये ड्रग्स जो है उसका इतना रोल नहीं है एंटी डिप्रेसेंट्स का, लेकिन इससे ज्यादा यही होता है कि वही कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो हमने कल डिस्कस की थी, ठीक है। कोपिंग एंड सपोर्ट ये है कि हमने उसको कहना है कि वो ऐसे लोगों को ना कहते हैं कि आप जो जरा ये रिफ्रेशिंग एक्टिविटीज होती हैं लाइक कुकिंग करें, गार्डनिंग करें, कोई हॉबीज बनाएं, अपनी अपना टाइम कहीं स्पेंड करें, अपने आप को ऑक्यूपाई रखें, ठीक है। तो इनको ऐसे कोपिंग सपोर्ट देनी है। उसके अलावा साइको सर्जरी होती है ना, उस साइको सर्जरी का क्या होता है कि आप एक कॉर्डेट सब कॉर्डेट ट्रैक्टोटमी कर सकते हो और दूसरा सिंगुलोटमी। बच्चों ये किस, ये लिम्बिक सिस्टम के पार्ट है ना, सॉरी जो ये कॉर्डेट न्यूक्लियस और टूटामन होता है ये कहाँ लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है ना। इसका क्या फंक्शन होता है, ये बॉडी के इमोशंस के साथ और जो आपकी फीलिंग्स होती हैं उसके साथ, मेमोरी के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो अगर ये जो हमारी खुशी, हमारी हैप्पीनेस, हमारा रोना, हमारा परेशान होना और ये सारा मेमोरीज जो होती है ना ये इसके अंदर होता है। तो जो ये ओसीडी वाले पेशेंट्स होते हैं ना उनके अंदर फिर अगर वो नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहे, किसी भी ड्रग्स को नहीं रिस्पॉन्स कर रहे, कोई सीबीटी को रिस्पॉन्स नहीं करे, उनमें फिर हमें ये साइको सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है कि हम जो उनको कॉर्डेट है या ये जो सिंगुलम है, सिंगुलम का क्या काम होता है कि इसने ये अंदर जो है ब्रेन के अंदर कम्युनिकेशन पैदा करनी होती है ना, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल लोब्स को आपस में ये जोड़ रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम ये करेंगे तो इस सर्जरी से जो है पेशेंट से बेहतर होने के चांसेस होते हैं, दे रिस्पॉन्स वेल टू दिस सर्जरी, ठीक है। तो ये साइको सर्जरी है, सब कॉर्डेट ट्रैक्टोटमी है, सिंगुलोटमी है, और बाकी कुछ ड्रग्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, कोपिंग सपोर्ट और सीबीटी। What is this? सर्जरी हम कर रहे हैं कि जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन हमारे इमोशंस के साथ और मेमोरीज के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ एसोसिएटेड है ना, और हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग के साथ, उनकी ये सर्जरी हो रही है कि क्योंकि लग रहा था कि ये पार्ट इसमें इन्वॉल्व है इमोशन लर्निंग, रिवॉर्ड, मोटिवेशन और रोमांटिक इंटरेक्शन के अंदर, इस वजह से शायद पेशेंट को ओसीडी हो रही है, तो उनको ये रिमूव कर देंगे। इससे क्या समझ आ रही है आपको इस पिक्चर से, क्या हुआ है इसको, इसने क्या किया है कि हफ्तों तक गायब होना और फिर उसके बाद डिसोसिएट हुआ अपने फ्रेंड्स से और उसके बाद वापस आया, उनको कह रहा है हेलो। अच्छा ये हम आगे देखते हैं, और भी हैं इसकी। सो बेसिकली ये जो बंदा था बेचारा, ये डिप्रेशन में गया अपनी उस फेज में, काफी दिनों तक घर में रहा है और फिर उसके बाद वापस आया है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। देन देयर इज दिस के जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था, जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहे थे और एकदम से डिप्रेशन आ गया, और वो कैसे आ रहा है। किसी ने ये देखे थे, ये क्या हुआ है कि पहले उसको सीजनल डिप्रेशन चलता आ रहा था, लेकिन उसने कहा है कि मैं देखूं एक्चुअली में ये है क्या, और अंदर से उसको फिर क्रोनिक डिप्रेशन निकलता है कि हमेशा के लिए डिप्रेशन स्टेट में गया। सो डिप्रेशन क्या है, बहुत ही कॉमन है, इसकी प्रेवलेंस है 5% जनरल पॉपुलेशन और 10 to 20% जो कि पेशेंट मेडिकल इलनेस होती है ना, जैसे हमने डिलीरियम में पढ़ा था ना कि पेशेंट्स को इलनेस चल रही थी और उसके बाद उसको वो सारा कुछ हो रहा था, अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड हो रही थी और हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ ये होगा कि डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन क्यों हो रहा है ऐसे पेशेंट्स के अंदर, जाहिर है अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई बहुत ज्यादा बीमार है,
उसको यही सोच सोच कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, या मैं कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ, या किस तरह का सब कुछ चल रहा है मेरे साथ, मैं कितना डिपेंडेंट हो चुका हूँ, तो ये सारी चीजें उसको डिप्रेसिव फेज की तरफ लेके जा सकती हैं। ठीक है। अब डिप्रेशन इज सो कॉमन एंड इट इज अ मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी एंड सुसाइड। ठीक है। क्या होगा कि डिसेबिलिटी, क्यों, कौन सी डिसेबिलिटी की बात हो रही है कि पेशेंट कोई भी जो भी डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन इज सो अंडररेटेड, इतने लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं लेकिन दे आर नॉट विलिंग टू सी अ साइकेट्रिस्ट, और दे आर नॉट विलिंग टू टेक एनी साइकेट्रिक हेल्प, बिकॉज हमें लगता है कि इतना मतलब कॉमन है तो ये हमें इतना सीरियस नहीं लगता। हालांकि इतने ज्यादा लोग हैं जो आपकी सोसाइटी में हमारे साथ होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और एट द एंड दे आर मतलब कि सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ भी चले जाते हैं। सो वी नीड टू एड्रेस दिस के इट इज अ मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी एंड सुसाइड। ठीक है। और अगर तो साथ में कोई मेडिकल कंडीशन है तो ये उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको ये ज्यादा मैग्नीफाई कर देगा। ठीक है। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ एडहेरेंस है और जो रिहेबिलिटेशन है और ये सारा, उसको भी खत्म कर देगा। ठीक है। क्योंकि अगर मेडिकल इलनेस है तो वो अपनी जिसको प्रॉपर मेडिसिन लेनी चाहिए थी डिप्रेशन के लिए, जितना उसको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन मिलनी चाहिए वो नहीं होगी। तो इसके इस बात का मतलब क्या है? इस बात का ये मतलब है कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर डिप्रेशन में जाएंगे तो हमें, हम लोग अगर मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो हम फिर भी उसको प्रॉपर लेना शुरू कर देंगे। लेकिन जो मेडिकली इल पेशेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी कितनी मेडिसिन के ऊपर होंगे, वैसे वो बहुत बीमार और परेशान होंगे, उनके लिए फिर जो एडहेरेंस होगी, उनकी जो कंप्लायंस होगी मेडिसिन की वो नहीं रहेगी, और उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मजीद कम हो जाएगी। ठीक है। पैथोजेनेसिस कोई इसकी खास नहीं है, ना इसको कोई इतना याद करने की जरूरत है। आपको इसमें बस लिखा होगा कि जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन होती है कि फैमिलीज में रन करता है, अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो यू आर प्री डिस्पोज टू इट। ठीक है। उसके बाद क्या है? एडवर्सिटी यानी इमोशनल डेप्रिवेशन। ये क्या है कि जैसे हम लोग बहुत ज्यादा किसी स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरे हैं, या हमारे साथ बहुत कुछ इमोशनली मिसहैप हुआ हो अर्ली स्टेज ऑफ इन आवर लाइफ, जब हम छोटे थे तो खुदा ना खास्ता जैसे पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या कोई और मसला हो जाता है जिंदगी के अंदर, कोई इस तरह की चीजें जो आपको इमोशनली बहुत डिस्टर्ब कर दें। उसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होगा बच्चों? बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जो रोल है ना वो कॉर्टिसोल का है। ठीक है। और ये नॉर एड्रीनलिन और अगर 5 हाइड्रोक्सी जो ट्रिप्टामिन है ये कम हो जाए या फिर कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाए, तो इसको उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स है ना, इनकी हाइपोफंक्शनिंग की वजह से बंदा जो है वो डिप्रेशन स्टेट में जाता है। डेट्स वाई हम जो ड्रग्स देते हैं वो इसको सीरोटोनिन को और जो नॉर एड्रेनालिन है उनको ज्यादा कर देती है। ठीक है। हमने जो ड्रग्स देनी है ना एंटी डिप्रेशन, उसमें है ना एक है सीरोटोनिन जो है, रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। रीअपटेक का क्या मतलब है कि उसने सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर सीरोटोनिन जो पड़ा है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देना ताकि वो ज्यादा देर तक अपना फंक्शन करता रहे। ठीक है। उसके अलावा हमने जो ये देना है इसका नॉरएपिनेफ्रिन का भी देना है रीअपटेक इनहिबिटर, उसने भी जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसको इनहिबिशन करनी है, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देनी और उसको सिनेप्टिक लेफ्ट तक ज्यादा रखना है ताकि वो ज्यादा तक बॉडी को मिलता रहे। तो इस तरह ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इसमें बस ये याद रखना है कि कॉर्टिसोल अगर ज्यादा होगा तो वो डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा, और अगर जो ये सीरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन कम होंगे, उनकी हाइपर फंक्शनिंग होगी, तो वो जो है उसकी तरफ डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। सिम्टम्स क्या आएंगे? कुछ साइकोलॉजिकल आएंगे और कुछ बॉडी के अंदर आएंगे सोमैटिक। ठीक है। साइकोलॉजिकल में क्या होगा? अच्छा, जब भी आपके पास सुसाइडल थिंकिंग आ जाए ना बच्चों, क्योंकि ये जो बाकी सिम्टम्स है ये इंटरमिक्स है बाकी सबके साथ ना, ये डिप्रेस्ड मूड, लो सेल्फ लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि दिस इज डिप्रेशन? एंजाइटी में मोर और लेस सेम सिम्टम्स होंगे, लेकिन जब आपके पास सुसाइडल थिंकिंग और ये थॉट्स आएंगे ना, अगर किसी ने आपको सिनेरियो में एमसीक्यू में सुसाइडल थिंकिंग, सुसाइडल थॉट्स दे दिए हैं, तो फिर आपने जो है इसको क्या डायग्नोज करना है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन ही डायग्नोज करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सोमैटिक में क्या होगा कि जो डिप्रेस होगा उसको भूख नहीं लगेगी, वजन कम ज्यादा हो जाएगा, फटीग होगी, स्लीप उसकी पूरी नहीं होगी, लॉस ऑफ लिबिडो। ठीक है। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन और मोटर रिटार्डेशन, तो उसके सारे जो एक्टिविटीज हैं डे टू डे एक्टिविटीज वो भी कम हो जाएंगी। क्लियर है ये? मैनिया इज ऑपोजिट डिप्रेशन। मैनिकेशन वो होता है कि जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि वो बहुत ज्यादा, जैसे आप लोग अपनी क्लास में कुछ लोगों को देखते होंगे, आई एम सो सॉरी, मैं हमेशा क्लास में पहुंच जाती हूँ क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, जो जिस तरह मैंने ये चीजें याद रखी थी, मैं इस तरह आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ। मतलब जैसे मेरी क्लास में करती थी, शी यूज्ड टू बी सुपर एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग।
ठीक है। और जो है वो बहुत ज्यादा आगे आगे होना, मतलब कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना, हर चीज में पार्टिसिपेट करना और क्लास को लीड करना और इस तरह के, मतलब जो ऐसे लोग हों। और मैं ये नहीं कह रही कि शी वॉज मैनिक, शी वॉज नॉट मैनिक, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ऐसे चीयरफुल लोग होते हैं, डिप्रेशन का ऑपोजिट होगा। मतलब पैसा आना तो सारा खर्च कर देना, याश पसंद होना, पार्टीज में जाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना लाइफ को, और अपने आप को सबसे सुपीरियर समझना कि मैं ही मैं हूँ, सब लोग मेरे अंडर हूँ। ठीक है, वो मैनिक होता है पेशेंट। मैंने साइकेट्री बीएस में मैंने एक बच्चा देखा था, ही वाज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर। ठीक है, और बाइपोलर में क्या था कि वो कभी कभी ऐसे होता था, मैनिक होता था कि उसे बहुत खुशी होनी और वो अच्छे से कपड़े पहनना, शौक से कपड़े पहनना, दोस्तों में जाकर घूमना और सारा कुछ करना। और जब डिप्रेशन डिप्रेशन वाला जो डिप्रेसिव स्टेट आती थी वो आती थी, तो चुप करके घर में बैठ जाना। और जब उसका वो इंटरव्यू ले रहे थे हमारे एचओडी, तब वो डिप्रेसिव स्टेट में था और वो किसी को देख नहीं रहा था, चुप करके नीचे मुंह करके बैठा हुआ था। और उसके माँ बाप कहते कभी कभी ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, कभी कभी इतना खुश होता है, सबसे मिलता है, इतने पैसे खर्च करता है और सारा कुछ। और ये इस वक्त जो आपके सामने बैठे हैं ये वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम डायग्नोज करते हैं कि ये दो फेजेस हैं, एक डिप्रेशन है और एक मैनिक है, ये दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। ओके, तो अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशन हमने इसलिए नहीं करवानी कि डिप्रेशन के जो पेशेंट है उनके अंदर कोई हमें फाइंडिंग मिल जाएगी, उनकी ये सारा एक्सरे पे उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हम इसलिए करवा रहे हैं कि वो देखो, जो हाइपोथायराइड का पेशेंट होता है उसमें भी ऐसे ही होता है ना, स्लगिश सा हो जाता है, उसको डिफरेंशिएट करवाने के लिए कि उसके कहीं थायराइड फंक्शन तो नहीं खराब हुए, या हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइट सोडियम वगैरह करवा लेते हैं, कोई हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं चल रही, उसके लिए हम एएनए करवा सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा कि कॉर्टिसोल हमने कहा है ज्यादा होता है, तो इसलिए भी हो सकता है डिप्रेशन। और चेस्ट एक्सरे देखेंगे हम उसके, ये सर ये सब हम इसलिए देख रहे हैं कि अंडरलाइन कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है, मतलब उसकी जो डिफरेंशियल्स है ना उसको उससे अलग करने के लिए। अगर हमें इसमें कोई फाइंडिंग मिलती है तो फिर हम किसी मेडिकल इलनेस को डायग्नोज करेंगे ना, फिर हम साइकेट्रिक इलनेस को नहीं करेंगे। इसलिए हमने ये इन्वेस्टिगेशन करवानी है। ये हो सकता है इनमें से कुछ हो और बाकी ठीक हो सिम्टम्स। हाँ, डिप्रेशन में जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे सिम्टम्स है, जरूरी नहीं कि जो डिप्रेस होगा उसने ये सारा कुछ होगा। हो सकता है उसको बाकी कुछ भी ना हो, वो लोगों में जा रहा है आराम से, काम दिन के जिंदगी के कर रहा है, लेकिन उसको फिर भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैनेजमेंट कैसे करनी है? मैनेजमेंट हमने ड्रग्स से करनी है और वही साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो हम पढ़ते आ रहे हैं साइकेट्री के अंदर। लेकिन इसमें उसने लिखा हुआ कि सीवियर डिप्रेशन में क्या क्या हो सकता है, साइकोसिस के वो बिल्कुल पागल हो जाए, डिहाइड्रेशन और सुसाइडल रिस्क। इसलिए फिर हमने क्या करनी होती है, ईसीटी। ईसीटी क्या होती है बच्चों, किसी को पता है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। क्या करते हैं इसके अंदर? बच्चों में प्रॉफ आ रहा है, जो भी आप लोगों ने ये पढ़ना तो है ना, डिप्रेशन। सॉरी, हाँ जी, ऐसे ही करते हैं, हेड पे इलेक्ट्रोड्स लगा के उसको करंट देते हैं। इससे क्या होगा, ब्रीफ से सीजर होगा। आपने शायद कभी देखो, जैसे मुझे जहन से निकल गया है, जब गाड़ी के रिदमियास को ट्रीट कर रहे होते हैं तो हम देते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, ओहो, हाँ कार्डियो वर्जन कहते हैं। डीसी कार्डियो वर्जन जब हम करते हैं, ठीक है, तो जिस तरह हमें करंट लगता है ना बॉडी के ऊपर, जब एंड पे डॉक्टर साहब आते हैं मूवीज के अंदर भी कि पेशेंट बिल्कुल खत्म है और उसको आगे करंट लगा दिया, इसी तरह ब्रेन को भी झटके देते हैं थोड़ा बहुत, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर थोड़ा सा करंट पास करते हैं, स्टिमुलस करते हैं ब्रीफ है ना। ये उन लोगों में करना है कि जो बिल्कुल ही थेरेपी को रिस्पॉन्स ना करें, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। ये तो बहुत कॉमन है, हम लोग किसी भी चीज से सफर कर रहे हैं, लोग यही कहते हैं छोड़ो यार क्या हो गया, कुछ नहीं होता, चिल करो। ऐसे ही है। अब ट्रीटमेंट हमने जो दे रहा है ना, हमने इसको देना है सारे एंटी डिप्रेसेंट्स, वही जो
क्या लिखा है, इफेक्टिव इन पेशेंट्स और डिप्रेशन। ये आपके हैं सारी ड्रग्स, इनके आपने अपनी पसंद से दो दो तीन तीन अंदर से नाम याद कर लो, ठीक है, जो भी इजी लग रहे हैं, और इनको रट्टा लगाओ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने उस दिन एंटीसाइकोटिक्स का कहा था, इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। उस दिन मैंने उनके साइड इफेक्ट्स पढ़ाए थे, किसी को याद है? जो दो मेजर साइड इफेक्ट पढ़े थे वो मुझे बताओ। डोजेस नहीं याद करनी प्लीज। वेट गेन डिसलिपिडीमिया हमने न्यू जनरेशन का पढ़ा था, मुझे वो बताओ जिसका पूरा सिनेरियो आता है। एक ग्रेनुलोसाइटिस हमने क्लोबेसिडिन का पढ़ा, मुझे वो बताओ। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, गुड, क्या होता है उसके अंदर, ट्रीट कैसे करना है? न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, कार्डियक अरिथमियाज होते हैं, गुड, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। हाँ, एंटीसाइकोटिक्स हमने स्टॉप कर देनी है, साथ में से हमने डेंट्रोलिन देना है और ब्रोमोक्रिप्टिन देनी है। हाइपोथर्मिया को ट्रीट करना है, जाके पढ़ो जिन्होंने नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, ट्राइसाइक्लिक्स देने हैं हमने, ठीक है, और इसके अलावा हम क्या दे रहे हैं इसमें, एमिट्रिप्टोलिन, इमिप्रामिन, ये आपने ऐसे याद करना है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स हैं, मोनोमाइनेज हैं, और ये नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स और नॉन एडिनर्जिक, ठीक है। इसमें अब हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। जो टीसीएस है ना, उसने रीअपटेक इनहिबिट करवा देनी है जो नॉर एडेनिन है उसकी, ठीक है, और 1 से 2 हफ्तों में इसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। 1 से 2 हफ्तों के बाद पेशेंट को इम्प्रूवमेंट होगी। उसके अलावा इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। सिडेशन है, एंटीकोलिनर्जिक है, ये आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। वो कहे कि ये लोअरिंग ऑफ द सीजे थ्रेशोल्ड या ये कार्डियोटॉक्सिसिटी है, ये किसके अंदर हो रही है, तो आपने क्या डायग्नोज करना है कि कौन सी ड्रग ले रहा है पेशेंट, टीसीएस ले रहा है, ठीक है, ये आपने याद करना है। इसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग उसको हार्ट डिजीज है या ग्लोकोमा है या ये प्रोस्टेटिज्म है, तो उसके अंदर इसकी ओवरडोज जो है ना बहुत ज्यादा डेंजरस है, फैटल हो सकती है, बंदे की डेथ हो सकती है। तो हमने देखना है पेशेंट को कि उसके अंदर हम जब उसको ये प्रिस्क्राइब करने तो उससे पूछना है उसको कोई दिल का मसला या उसको कोई आंख का मसला, काला मोतिया, ये सब कोई चीज तो नहीं है। दूसरे SSRIs, इन्होंने क्या करना है कि ये उसकी निस्बत जो टीसीएस है ना, उसकी निस्बत है ना, ये लेस कार्डियोटॉक्सिक होंगे और लेस ही ये क्या होंगे, सिडेटिव, एज कंपेयर टू जो हम टीसीएस दे रहे हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसके एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स जो है ना वो भी कम हो गए एज जो उसके आ रहे थे। उसके बाद क्या होगा कि इसकी ओवरडोज या वो सेफ होती है, लेकिन ये हेडेक कॉज कर सकती है, नोजिया, एनोरेक्सिया और सेक्सुअल डिसफंक्शन। सेक्सुअल डिसफंक्शन का एमसीक्यू आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेटिज्म कहते हैं कि जब जो सॉरी इसके अंदर ये लिखा हुआ है ना, इस ये कहते हैं कि जब एक सिंड्रोम होता है कि आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना ब्लैडर नेक के ऊपर, जैसे हम बीपीएस में करते हैं ना, बीपीएस के अंदर हम लोग पढ़ते थे ना कि प्रोस्टेट इनलार्ज हुआ है और जो वो है यूरिथ्रा उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है और सारे सिम्टम्स आ रहे थे इरिटेटिव। और आप लोगों ने तो बल्कि सर्जरी भी पढ़ी होगी ना, मैंने अभी 4th ईयर को पढ़ाया था, आप लोगों ने तो सर्जरी पढ़ी होगी, आपने पढ़े हैं इसके अंदर इसकी स्टोरेज और इसके जो है वाइडिंग सिम्टम्स, क्या क्या होता है इसके अंदर, हेजिटेंसी, इंटरमिटेंसी, अर्जेंसी, वीक स्ट्रीम, तो ये सारे प्रोस्टेटिज्म के साइन है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के। माजिद समझ आ गई? अच्छा, अब ये एक हमने पढ़ा सेक्सुअल डिस्फंक्शन, अगर आपसे कोई पूछे एमसीक्यू में कि कौन सा एंटी डिप्रेसेंट है सेक्सुअल डिस्फंक्शन करवाता है, तो क्या लिखोगे आप, SSRIs, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर होता है सीरोटोनिन सिंड्रोम, जैसे हमने वहां पे न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम पढ़ा था, यहाँ पे सीरोटोनिन सिंड्रोम है। ये क्या लिखा हुआ है कि जो अदर ड्रग्स होती है ना, सीरोटोनिन को जो अगर ये मतलब इसके कुछ ऐसे इंट्रैक्शन है कुछ ड्रग्स के साथ, उसकी वजह से सीरोटोनिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और सीरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। जब भी बॉडी के अंदर सीरोटोनिन ज्यादा होता है तो इससे क्या क्या हो सकता है, सीरोटोनिन ज्यादा होगा तो मसल हाइपर एक्टिविटी होगी, ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी, एजिटेशन और सीजर्स हो सकते हैं, हाइपरथर्मिया, कंफ्यूजन एंड इवन डेथ। तो ये भी आपको अलग से टर्म भी पूछ सकता है, वो एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि पेशेंट जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर था और उसको सीजर्स हो गए, हाइपरथर्मिया, कंफ्यूजन हो गया, ये डेथ हो गई है,
तो कौन सी थी और इसको क्या कहोगे आप? तो इसको सेरोटोनिन सिंड्रोम कहना है। अब कुछ न्यू है जिसमें ये वेनिलाफ्लेक्सिन है, मिट्राजापिन है, डिलॉक्सिटीन है, इसके डिफरेंट हैं। इसकी साइड, जब मैंने पहले भी बताया था, जब भी नेक्स्ट जनरेशन आती है वो क्यों आती है कि उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, तो ये भी इसीलिए आई है। अच्छा, जो मोनोमाइन जो है ना, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, इसमें उसने लिखा हुआ है कि ये हमने ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करने क्योंकि इनके कुछ डेंजरस इंटरेक्शंस होते हैं अदर ड्रग्स के साथ ना, जैसे कि एम्फेटामिन है, ठीक है, ये कोई ऐसी चीज जिसके अंदर जो है वो रिच इन टायरामीन हो, तो इसके इनके साथ एम्फेटामिन टायरामीन के साथ ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं, ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस करवा सकता है, फैटल, ठीक है। अमाइंस ब्लड के अंदर कम्युलेट हो जाएंगे जब इसका एम्फेटामिन टायरामीन के साथ इंटरेक्शन होगा, और ये फैटल हाइपरटेंसिव क्राइसिस करवा सकता है। मैंने जो जो चीजें हाईलाइट सॉरी मैंने जो जो चीजें हाईलाइट की हैं ना एमसीक्यूज के लिए, बस वही करनी है आपने, अंदर से सारा सारा नहीं पढ़ना, एक टेबल करना है और जो एमसीक्यूज के साइड इफेक्ट्स हैं ये याद करने हैं, कोई आपको ये एमसीक्यू में नहीं पूछेगा। एट द एंड मैं आपसे पूछूंगी कि किसने सेक्सुअल डिसफंक्शन करवाना है, किसने जो है वो सेरोटोनिन सिंड्रोम क्यों हो रहा था, उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स होती हैं, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स किसके आते हैं, और फैटल हाइपरटेंसिव क्राइसिस कौन करवा रहा है। ओके, ये लास्ट है, इसमें बस उसने लिखा है कि हमने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना होता है, उसमें क्या है कि सीबीटी और इंटरपर्सनल थेरेपी देनी होती है ना, कि पेशेंट को हमने वही कोपिंग टेक्निक जो हमने पीछे पढ़ी है, फैमिली थेरेपी, कपल थेरेपी, आपकी बुक्स में नाम लिखे हुए हैं, इन सब में यही होता है, उसको हमने रिहैबिलिटेशन की तरफ लेके आना है, उसको उसकी काउंसलिंग करनी है, उसकी एक्टिविटीज बढ़ानी है, ठीक है, उसको जितना पॉसिबल हो सकता है रेगुलर रूटीन और लाइफ की तरफ लेकर आना है, ठीक है। तो ये माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम के लिए हम यूज कर सकते हैं, और अगर सीवियर डिप्रेशन हो तो फिर हमने एंटी डिप्रेसेंट्स देने होते हैं, और अगर किसी चीज से भी ना हो रहा कंट्रोल, तो एट द एंड हमने क्या कहा था, अभी क्या करना है, ईसीटी करनी है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। क्लियर है आपको ये? यूक्यूज डिस्कस कर लें अगर आपको ये क्लियर है तो। चलिए मैं यूक्यूज बोलती हूँ, आप मुझे डायग्नोसिस बताइएगा। अच्छा, उसने लिखा है कि यंग गर्ल डेवलप द फियर दैट हर हैंड्स आर डर्टी, ठीक है, और डिस्पाइट वॉशिंग रिपीटेडली दिस प्रॉब्लम वाज causing her a lot of distress and problems especially in her school। बस यही दो लाइंस लिखी हुई हैं, आप डायग्नोज कर लो कि ये क्या है, बार बार अपने हाथ धो रही है, गंदे हैं, बस ओसीडी, सिंपल। अच्छा, उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि एक ड्राइवर है जो कि डेवलप कर रहा है रिकरेंट थॉट्स ऑफ हैविंग एक्सीडेंटली रन ओवर अ पेडेस्ट्रियन, although he tries to convince himself that his worries are silly, his anxiety continues to mount until he drives back to the scene of accident and proves himself that nobody lies hurt in the street। समझ आइए कि क्या करता है कि उसे ये लग रहा है कि मैं बार बार एक जगह से गुजर रहा हूँ, और उसको ये लग रहा है कि मैं किसी बंदे को गाड़ी उसके ऊपर से गुजार के आ गया, और वो वापस जाता है देखने, लेकिन वहां पे कोई बंदा नहीं होता जिसके ऊपर से गाड़ी गुजारी है, कोई जख्मी नहीं होता। तो ये ओसीडी है ना बच्चों, उसको बार बार एंजाइटी हो रही है कि मैं बार बार जाके पीछे देखूं कि मैंने किसी को गाड़ी के नीचे तो नहीं दे दिया। ऑब्सेशन हो रही है एक थॉट की, और फिर उसके बाद कंपल्शन क्या है कि वो वापस जाके देख रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और है कि मिसेस ए इज 30 year old प्राइमरी स्कूल टीचर विद हिस्ट्री ऑफ रिपीटेडली चेकिंग हर स्टूडेंट्स नोटबुक्स, रिपीटेडली चेकिंग द door locks and having persistent thoughts about harm coming to her parents। तो ये क्या हुआ है, इसमें ऑब्सेशंस क्या हैं कि रिपीटेडली जो अपनी नोटबुक्स चेक कर रही है, ठीक है, और इसके अंदर कंपल्शन, एक तो उसको थॉट्स आ रही हैं कि कोई भी चीज जो है वो सही नहीं है, मतलब जैसे उसको लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं है, उनको जा जाके दोबारा देखेगी, उसको लग रहा है मैंने दरवाजा जो है वो बंद नहीं किया, वो जाके दोबारा देखेगी, चेकिंग और वॉशिंग और काउंटिंग,
ये सारी चीजें आ जाएगी इसके अंदर। अच्छा, a 25-year-old married female visits psychiatry OPD with her mother. She has been sent home by her in-laws due to excessive crying and isolation from family members. She has given birth to a baby boy 20 days back and has refused to see any family members since then. She is very concerned about her baby and considers herself incapable of looking after him. Her husband is bank manager, usually working till late hours. क्या हो रहा है बच्चों ये? गुड, ज़ारा ने ठीक बताया, और बाकी लोग भी बताएं क्या हुआ इसको। उसने मतलब उसने 20 डेज बैक बच्चे को बर्थ दी है, ठीक है, और उसके बाद से उसको लग रहा है कि वो इसका जो है वो ख्याल नहीं रख सकेगी, और उसको बार बार जो है ना बहुत ज्यादा रोती है। हाँ जी, क्या हो रहा है ये सारा कुछ? डिप्रेशन है ना, डिप्रेसिव स्टेट में है वो। दिस इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन या प्यूपरल डिप्रेशन भी कह सकते हो आप। इसी तरह आपके पास आएगा कोई मेडिकल स्टूडेंट बेचारा। बच्चों ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, एक टर्म यूज करते हैं कि जो आपने ऑप्स में पोस्टपार्टम पीरियड पढ़ा होगा कि जो पीरियड्स होता है 6 वीक्स का आफ्टर डिलीवरी, 40 डेज का, जो जिसे चिल्ला कहते हैं, उसके अंदर वो बंदी आई है। इसमें एक ब्लूज होते हैं, पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं, और अगर वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो डिप्रेशन में से क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो बहुत ज्यादा रो रही है, एक्सेसिव क्राइंग है, वो कोई काम नहीं कर पा रही, उसे लग रहा है वो कुछ कर नहीं सकेगी, वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकेगी, ठीक है। और इस वजह से वो क्या हुआ है, वो उसके जो इन लॉज हैं उन्होंने उसे अपने घर वापस भेज दिया कि तुम उधर जाओ। तो ये टर्म सिर्फ स्पेसिफिकली जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपका अलग से टॉपिक है, आप वो पढ़ना। बाकी जो डिप्रेशन का सिनेरियो आएगा वैसे ही आएगा कि जैसे हाँ बहुत बुरे इन लॉज हैं। काउंसलिंग इज द मेजर रोल इन डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं। ऐसे करना क्या है कि मैं आपको बताती थी, जैसे मेडिकल स्टूडेंट की हिस्ट्री देंगे। बेचारा मेडिकल स्टूडेंट है, सारी रात बैठ के पढ़ता रहता है, पहले पढ़ता था लेकिन अब वो नहीं पढ़ पा रहा, उसे लग रहा है वो एग्जाम्स क्लियर नहीं कर सकेगा, उसे लग रहा है वो वाइवा में फेल हो जाएगा, उसकी डाइट ठीक नहीं रही, ठीक है। और आपने बल्कि इतने मेडिकल स्टूडेंट्स देखे होंगे जो कि आपने सुना होगा कि वाइवा में फेल हुए, 2-3 दफा फेल हुए। मैंने कोई मुल्तान का सुना था, निश्तर का लड़का था, उसने सुसाइड अटेम्प्ट की थी क्योंकि उसको वाइवा में 3-4 दफा फेल कर दिया था उसके एचओडी ने, ठीक है। ये तो ये बहुत सुने, बहुत देखे होंगे आपने। तो ये सारा डिप्रेशन है जो आसपास है आपके, ठीक है। हो सकता है आपके रूममेट को भी हो, सो लुक आफ्टर हर और हिम। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिप्रेशन एंड ओसीडी। अगर कोई क्वेश्चन हो आप प्लीज ग्रुप में पूछ लीजिएगा।